नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहाँ हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिकों का यूं ही चुटकियों में द एंड कर देते हैं। तो आज का जो हमारा मेगा रिवीजन ऑफ हिस्ट्री चल रहा है, यानी कि मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का मेगा रिवीजन कर रहा है। तो आज हम इससे पहले 100 प्रश्न कर चुके हैं, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो आज का जो हमारा टेस्ट का टॉपिक है वो है महमूद गवा, स्लू वंश, तुलु वंश और भारत में पुर्तगाली, यानी कि इससे रिलेटेड हम 20 बेहतरीन एमसीक्यू का अध्ययन करने वाले हैं। फटाफट पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महमूद गवा की उपाधि थी। विकल्प है आपके ख्वाजा जहाँ, मलिक उत्तुजार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो महमूद गवा जो था वो जन्म से ईरानी था, ठीक है, जन्म से ईरानी था। उसके बाद फिर भारत आया और यहाँ पे एक बड़ा ही मजबूत प्रशासक साबित हुआ। तो इसकी जो उपाधि दी गई थी वो 2 उपाधि दी गई थी। ख्वाजा ए जहाँ की भी उपाधि थी और मलिक उत तुजार, ये दोनों की दोनों उपाधि महमूद गवा को दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर प्रश्न हमारा है आपका कथन और तर्क वाला, ठीक है। कथन कह रहा है कि महमूद गवा कला का एक महान संरक्षक था। तर्क कह रहा है उसने राजधानी बीदर में एक भव्य मदरसा अथवा महाविद्यालय बनवाया, ठीक है। तो आपको बताएं कि महमूद गवा जो था वो वाकई में कला का एक महान संरक्षक था, ये बिल्कुल सही कथन है। और उसने बीदर में एक भव्य मदरसा बनाया था, या उसको कह सकते हैं कि महाविद्यालय था वो। उत्कृष्ट मापन रंगीन कपड़ों से ये सजा था, 3 मंजिला था। इसमें 1000 शिक्षक और विद्यार्थी रह सकते थे, ठीक है। और इनको मुफ्त भोजन और वस्त्र दिया जाता था। महमूद गवा के आग्रह पर ईरान और इराक से विद्वान यहाँ आए थे। तो यहाँ पर क्या है हमारा कथन और तर्क दोनों सही है और एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसलिए ए विकल्प सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष महमूद गवा को मृत्युदंड दे दिया गया? तो आपको बताए कि महमूद गवा जन्म से तो ईरानी था, हम बता चुके आपको। उसके समय में अमीर पूर्वागंतुकों व नवागंतुकों अथवा दक्कनियों एवं असामियों जैसे 2 खेमों में विभाजित थे, अफ़गानियों, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो महमूद गवा था वो दक्कनी जो लोग थे उन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये नया नया आया था। तो महमूद गवा दक्कनियों का विश्वास जीतने में असफल रहा था। तो इन्हीं विरोधियों ने सुल्तान के कान भरने शुरू कर दिए, यानी कि इसके खिलाफ बोलने शुरू कर दिए। और 70 वर्ष से अधिक आयु में 1482 ईस्वी में इसको मृत्युदंड दे दिया गया, ठीक है। और इस बात का जो सुल्तान मृत्युदंड दिया था उसको बाद में बड़ा दुख हुआ कि अरे धोखे मैंने एक योग्य इंसान को मार दिया, लेकिन जो हुआ सो तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय के बारे में किस विदेशी यात्री ने लिखा है कि वह एक महान शासक और बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति है, किंतु उन्हें हठात क्रोध आ जाता है और अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, लोगों के कल्याण के प्रति उन उत्कंठा जाहिर थी। यानी कि कृष्णदेव राय की तारीफ़ कर रहे हैं विदेशी यात्री कि भाई वो तो एक ग्रेट शासक थे ही, साथ ही बहुत ही न्याय पर एकदम ध्यान रखने वाले व्यक्ति थे, परंतु उनमें एक कमजोरी भी है कि उनको जो है सो क्या हो जाता था कि कभी भी अचानक क्रोध आ जाता था, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रजा के कल्याण के लिए वो हमेशा रेडी रहते थे। तो ये जो कथन है वो जो इनके काल में आए थे डोमिंगो पायस, ठीक है, कृष्णदेव राय के काल में जो डोमिंगो पायस ने इनके बारे में लिखा है। इन्होंने कृष्णदेव राय के दरबार में कई वर्ष बिताए थे डोमिंगो पायस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा कह रहा है कि 1565 ईस्वी में, 105 नंबर है, 1565 ईस्वी में हुआ वह युद्ध जिसमें राजा राम मारा गया तथा 1 लाख हिंदू भी मरे तथा विजयनगर पूरी तरह से लूट लिया गया। यानी कि इसमें राजा राम मरा, 1 लाख हिंदू भी मरे और विजयनगर पूरी तरह से तहस नहस हो गया। वो युद्ध कौन सा था? तो वो युद्ध लड़ा गया था आपका 1565 ईस्वी में। बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, ये तीनों साथ थे और विपक्ष में कौन था? विजयनगर। तो इसी को तालीकोटा युद्ध कहते हैं। ये तालीकोटा के निकट बन्नी हट्टी में हुआ था और वहाँ पर विजयनगर
पराजित हुआ, कुचल दिया गया, ठीक है। इसी युद्ध में जो अंतिम शासक था तो उसके बदले राजा राम शासन एक तरह से संभाला हुआ था, तो वो राजा राम मारा गया, 1 लाख हिंदू भी मरे, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से तहस नहस हो गया। इसी को तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, राक्षस तंगरी का भी युद्ध कहते हैं, बन्नी हट्टी का भी युद्ध कहते हैं। यानी कि विकल्प ABC यानी बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कृष्णदेव राय के विषय में लिखा है कि राजा इतनी स्वतंत्रता देता था कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है और वह बिना किसी परेशानी के और बिना किसी पूछताछ के वह ईसाई है, यहूदी, मूढ़ है या विधर्मी, अपने मत और धर्म के अनुसार से रह सकता है। यानी इसका मतलब हुआ कृष्णदेव राय के विषय में किसने लिखा है कि भाई उसके शासनकाल में पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष था, किसी भी धर्म मानने वाले को कोई समस्या नहीं होती थी। ये हमारा प्रश्न है। तो ये जो कथन है वो है आपका बारबोसा साहब का, ठीक है। बारबोसा भी यात्री थे और बारबोसा ने कृष्णदेव राय के साम्राज्य में व्याप्त न्याय और साम्य के लिए भी उसकी भरपूर सराहना की। यानी कि बहुत ही अच्छी न्याय व्यवस्था थी, सबको समान न्याय मिला करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के शासक के वंशों को कालानुक्रम में सजाए। तो विजयनगर साम्राज्य में जो शासक हुए तो सबसे पहले कौन सा हुआ, आपके विकल्प है सुलू, तुलु, संगम वंश। तो सबसे पहले जो हुआ वो हुआ आपका संगम वंश, ठीक है। संगम वंश की स्थापना हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। तो उसमें से बुक्का प्रथम 1356 से 77 तक, फिर उसके बाद हरिहर प्रथम 1377 से 1404, उसके बाद फिर हरिहर प्रथम के बाद शासक बनता है देवराय प्रथम 1404 से 25 के करीब, और फिर 26 से जो है सो 46 तक, 1426 से 46 तक देवराय द्वितीय बनता है, जो कि उस वंश का, संगम वंश का सबसे महान शासक होता है। और संगम वंश के बाद जो शासन संभालता है विजयनगर का वो होता है आपका सुलू वंश। दूसरा नंबर पर होगा सुलू वंश और अंतिम में तुलु वंश, जिसका ये तुलु वंश का 2 शासक प्रसिद्ध है। पहला कृष्णदेव राय 1509 से 30 ईस्वी और दूसरा सदाशिव राय, जिसके शासनकाल में सत्ता राजा राम ने संभाली, जो कि तालीकोटा युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ था, जैसा कि हमने आपको अभी बताया है। तो इसको एकदम सिंपल याद रख सकते हैं, एस। देखिए एस के साथ एस आया और फिर लास्ट में टी, ठीक है। यानी कि संगम वंश, फिर उसके बाद आपका सुलू वंश, लास्ट में तुलु वंश, SST याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इस हिसाब से इसका विकल्प कौन सा जवाब हो जाएगा, 107 का CAB यानी C विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक विभाजन को अवरोही क्रम में सजाए। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, यानी कि जो सबसे बड़ा क्या था। तो विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे बड़ा था वो था आपका मंडलम या राज्य कहा जाता था स्टेट को, ये सबसे बड़ा था। इसके बाद जो आता था स्थान वो आता था आपका नाडु का, नाडु या जिला का, नाडु को ही जिला कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके बाद इससे छोटा नाडु होता था, उससे छोटा होता था स्थल, स्थल कोई उपजिला बोलते हैं, ठीक है, स्थल कोई उपजिला बोलते हैं, ठीक है। और सबसे छोटा था ग्राम। तो सबसे पहले मंडलम, चलिए यहाँ विकल्प से दिखाते हैं आपको। सबसे पहला स्थान आपका हो जाएगा राज्य यानी मंडलम, फिर उसके बाद दूसरा स्थान पे आएगा आपका दूसरे स्थान पर नाडु, ठीक है, दूसरे स्थान पर नाडु यानी कि डिस्ट्रिक्ट, फिर स्थल यानी उपजिला और सबसे लास्ट में ग्राम। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का हमारा जवाब हो जाएगा ACBD यानी C विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के अभिलेख के अनुसार कुरुवाई की उपज का 3रा भाग लिया जाता था। यह कुरुवाई था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, उसके अनुसार कुरुवाई जो होता था उसकी उपज का 3रा भाग लिया जाता था टैक्स के रूप में। हाँ, तो यह कुरुवाई क्या था, एक प्रकार का गेहूँ, जौ, चावल, सब्जी। तो आपको बताइए जो कुरुवाई था वो एक प्रकार का चावल होता था, ठीक है। इस चावल का 3रा भाग लिया जाता था, ठीक, और वही राई, रागी, चना आदि का 4था भाग लिया जाता था। क्लियर, इसका 3रा भाग और राई, रागी, चना का विजयनगर साम्राज्य में 4था भाग कर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1498 ईस्वी में अब्दुल मजीद नामक गुजराती
पथ प्रदर्शक यानी कि अब्दुल मजीद नामक गुजराती रास्ता दिखाने वाले इंसान के साथ ये आया था वास्को डी गामा। तो सवाल है कि कितने पोतों के साथ ये कालीकट में पदार्पण किया था, यानी कितने जहाज़ों के साथ ये कालीकट में वास्को डी गामा साहब आए थे। तो वास्को डी गामा 3 जहाज़ के साथ कालीकट में आए थे, ठीक है, पहली बार कब? 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली व अन्य लोग समुद्र में काफ़ी यात्रा करते थे, इन समुद्री पोतों के कप्तानों को कहा जाता था। ये हमारा अगला सवाल है। तो ये जो कप्तान होते थे, ये कप्तान को काफ़ी सम्मान मिलता था। पोत के कप्तान, जहाज़ के जो कप्तान होते थे उनको काफ़ी सम्मान मिलता था, उन्हें अच्छा वेतन मिलता था, एवं जिन सामानों को वे ढोकर ले जाते थे उनमें से उन्हें थोड़ा बहुत हिस्सा भी मिलता था, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? नाखदा। ये जो पोत के कप्तान थे इनको नाखदा कहा जाता था। सी विकल्प सही जवाब है। अच्छा, पुर्तगाली संपर्क से भारत में किन चीज़ों का आगमन हुआ, यानी कि पुर्तगाली से हमारा जो कांटेक्ट हुआ तो भारत में उससे किन किन चीज़ों का आगमन हुआ? विकल्प है आपके आलू, मक्का, अनानास, टमाटर। तो इब्न बतूता ने इन सब चीज़ों का उल्लेख नहीं किया, आलू, मक्का, अनानास सब का, ठीक है। क्योंकि इब्न बतूता 16वीं सदी से पहले आया था, ये मतलब कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तो उस समय क्या था कि आलू, मक्का, अनानास ये सबसे परिचय नहीं था। तो 16वीं सदी के बाद हुआ, पुर्तगाली संपर्क के बाद। तो पुर्तगाली संपर्क से हमारे देश में आलू, मक्का, अनानास का आगमन हुआ। ABC इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोतों में, ये जो पोत यानी जहाज होते थे उसमें बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी भी होते थे, ठीक है, जिनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो जहाज में जो छोटे छोटे व्यापारी होते थे उनको फेरी वाला कहा गया। क्या कहा गया? फेरी वाला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय व्यापारियों का संघ जो दीर्घ काल तक देशी व विदेशी व्यापार में सक्रिय रहा। हमारा सवाल कह रहा है कि दक्षिण भारतीय उन व्यापारियों के संघ के बारे का क्या नाम था जो कि बहुत दिनों तक देशी व विदेशी व्यापार में सक्रिय रहा। तो उसका नाम था आपका मणिरनम। मणिरनम उसका नाम था। मणिरमन हो जाएगा, मणिरमन है, मणिरमन उसका नाम था, ठीक है। और रंगून और अन्यत्र भारतीय व्यापारियों के भी अपने अपने व्यापारियों के अपने अपने व्यापार संघ थे, ठीक है। रंगून और अन्यत्र जहाँ भी जो लोग व्यापारी रहते थे सबके अपने अपने संघ थे, लेकिन दक्षिण भारतीय जो व्यापारी थे संघ था उसका नाम क्या था? मणिरमन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया? देखिए इस क्वेश्चन में किस किस वर्ष भारत आया, किस वर्ष तो आप लोग बड़ी अच्छे से जानते हैं कि भाई 1498 में आया था, पर किस किस वर्ष भारत आया? तो वास्को डी गामा पहले 1498 में भारत आया, जिसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। उसके बाद 1502 ईस्वी में भारत आया। और वास्को डी गामा जब आया तो 25 बेरों के साथ, पहली बार 3 बेरों के साथ, दूसरी बार 25 बेरों के साथ लौटा। वह मांग किया जमोरिन से कि भाई वहाँ बसे जितने मुस्लिम व्यापारी हैं उनको आप निकाल दो, किसी भी बंदरगाह पर मुस्लिम यात्रियों को न उतरने दो। लेकिन जमोरिन बोला भाई यहाँ तो ये तट है, समुद्र तट, इस पर सबका हक है। तो क्या किया वास्को डी गामा कि कालीकट पर नृशंस प्रहार किया। उसके बाद मालाबार व्यापार पर हावी होने के लिए उसने क्या किया कि वहाँ पर अनेक किले भी स्थापित किए, यानी कि युद्ध करके जमोरिन को अच्छी तरह से सबक सिखाने का प्रयास किया वास्को डी गामा। तो हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा AC, 1498 एंड 1502। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात कवि एवं श्री कृष्ण विजय के रचयिता थे। तो ये जो विख्यात कवि साहब है इनका नाम है मालाधर बाबू, इसको बाबू के बदला कर लीजिए बसु। मालाधर बसु इनका नाम है, जो कि श्री कृष्ण विजय के रचयिता है। और ये बंगाली सुल्तान के समय में थे, तो इनको गुणराज खान की भी उपाधि, मुस्लिम सुल्तान थे तो इनको गुणराज खान की भी उपाधि दी गई थी। तो सी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी श्री कृष्ण विजय के रचयिता थे मालधर बसु, पर इनको सुल्तानों ने गुणराज खान की भी उपाधि दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासक ने कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया? तो कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाने का जो काम किया था वो थे आपके गंग वंशीय शासक, ठीक है। गंग राजवंश जो था 11वीं सदी के मध्य तक शासन करता रहा। उसने
3 क्षेत्र उत्कल, कलिंग व कोसल को एकीकृत किया और इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर वर्तमान उड़ीसा राज्य भी बनाया। ठीक है। गंग शासक महान योद्धा व निर्माता थे। इन्हीं में से एक नरसिंह देव, जिनकी मृत्यु 1264 ईस्वी में हुई, उसने कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के राजवंश का तात्कालिक संस्थापक मुजफ्फर शाह ने अपनी बहन का विवाह दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान से किया था? ये आपका अगला सवाल है। तो गुजरात राजवंश का तात्कालिक संस्थापक था कौन? मुजफ्फर शाह। आपको मुजफ्फर शाह की कहानी बता दे, इसका नाम था जफर खां। एक साधारण राजपूत था। ठीक है, राजपूत था, लेकिन इसको इस्लाम में क्या किया गया था? धर्म परिवर्तन कर दिया गया था। तो इसने फिरोज शाह तुगलक के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया। ठीक। और दिल्ली पर जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के बाद तो कोई मजबूत शासक रहा नहीं तुगलक वंश में, तो पतन की ओर था वो। तो दिल्ली पर जो तैमूर का आक्रमण हुआ तो गुजरात व मालवा तथा सभी प्रकार के जैसे राज्य थे छोटे छोटे, वो स्वतंत्र हो गए, नाम मात्र के दिल्ली सल्तनत के अधीन रहे। इसी में से 1407 ईस्वी में जफर खान ने मुजफ्फर शाह की उपाधि के साथ स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित किया। जफर खान मुजफ्फर शाह बन गया और गुजरात का सुल्तान अपने आप को घोषित कर लिया। लेकिन ये जनरल सुल्तान था, फोकटिया सुल्तान कह सकते हैं। इसका गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था वो मुजफ्फर शाह का ही पोता अहमद शाह प्रथम को माना जाता है, जिसका काल है 1411 से 1442 ईस्वी। तो हमारा सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक, क्योंकि इसी से अपनी बहन का विवाह मुजफ्फर शाह ने किया था। और आज का आपका अंतिम प्रश्न है कि गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक, जिसके बारे में अभी अभी हमने बात की, अहमद शाह प्रथम, यानी मुजफ्फर शाह का जो पोता था, उसने अपनी राजधानी पाटन से हटा दिया और कहाँ पे स्थापित किया? अहमद शाह प्रथम का जो काल अभी अभी हमने आपको बताया 1411 से 1442 ईस्वी। ठीक है। तो इसने पाटन से हटाकर अपनी राजधानी रखा अहमदाबाद में। इसकी आधारशिला इस शहर की रखी थी 1413 ईस्वी में इसी भाई साहब ने। तो इस तरह से हमने 20 शानदार प्रश्नों का अध्ययन किया। पीछे वाले 100 प्रश्न हमारे प्लेलिस्ट जो संपूर्ण मध्यकालीन भारत होगा वहाँ जाके देख सकते हैं। संपूर्ण प्राचीन भारत और संपूर्ण आधुनिक भारत, वहाँ भी इससे रिलेटेड 400-500 एकदम शानदार प्रश्नों का जमावड़ा है। प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए और इतिहास का आनंद लीजिए। और चैनल पर पहली बार आए तो लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आप इतिहास के एकदम अच्छे से पोस्टमार्टम कर सके और इतिहास का द एंड करें और इतिहास का मास्टर बने। चलिए हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। घरों में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।